हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सो आप सभी ने आपके इंग्लिश के पेपर को बहुत बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट किया होगा। सभी के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। सो अब हम रेडी होंगे हमारे हिंदी पेपर के लिए, जो कि आप लोगों का है 4 मार्च को, जिसके अंदर आपको 14 मार्क्स का आपको ग्रामर का पार्ट आने वाला है और आपका 26 मार्क्स का राइटिंग स्किल का पार्ट आने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे हाथ के मार्क्स होते हैं। इन मार्क्सेस को हमें बस किसी भी तरह से लेना है। बहुत बढ़िया तरीके से हम प्रिपेयर करेंगे। सो आज का लेक्चर है कंप्लीट ग्रामर इन वन शॉट। ठीक है, एक लेक्चर के अंदर हम पूरा कंप्लीट ग्रामर कवर करने वाले हैं। इन सारे टॉपिक्स को, जो सारे टॉपिक मैं आज के लेक्चर में कवर करने वाली हूँ, उन सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत डिटेल में भी समझाया हुआ है, सेपरेट एक एक लेक्चर के अंदर भी समझाया हुआ है। इफ यू वांट अ डिटेल लेक्चर देन प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, पिंग कर दूंगी मैं उस लेक्चर का लिंक, उसे आप जाइए डिटेल में समझिए, क्योंकि आपके पास पूरे आज 27 है, 27 को आपने कंप्लीट कर लिया आपका इंग्लिश का पेपर। अब आज के रात से लेकर 28 1 2 3, ठीक है। सो 28 1 2 3 आपके पास 4 दिन का टाइम बच जाने वाला है। ठीक है, तो ये 4 दिन में आपको बहुत सारा टाइम मिला है, बहुत सारा प्रिपरेशन के लिए आपको कंटेंट मिल चुका है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से आपकी पूरे एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस आपको लग जाना है पढ़ाई में। आपको बस इतनी ही कोशिश करनी है कि मैं राइटिंग स्किल की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लूँ और साथ ही साथ पूरा ग्रामर एकदम थरूली अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आपका ग्रामर का मार्क्स जो 14 मार्क्स है वो आपका कहीं ना जा पाए और साथ ही साथ आपका जो 26 मार्क्स का राइटिंग स्किल पार्ट आने वाला है वो भी कहीं ना जाए। अगर ये मार्क्स आपने खुद से ले लिए तो बाकी सारा सब कुछ तो इजी है ना। बाकी सारी चीजें तो हमें समझो कि आती है, बस आंसर को फाइंड आउट करना है पोएम में से, पैसेज में से, है ना। तो वो सारी चीजें हम जरूर से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर में टाइम कैसे, पूरे पेपर को कवर करने के बाद भी कुछ टाइम आप सेव कर सकते हैं, वो भी लेक्चर मैंने बना लिया है, बस आप लोगों तक पहुंचने वाला है। उस लेक्चर को भी जरूर से देखिए, समझिए कि पूरा टाइम मैनेजमेंट हमें करना किस तरह से है। ठीक है, चलिए आई होप सो आप सभी रेडी होंगे पूरे ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इन दिस लेक्चर। ओके, चलिए सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे ग्रामर के पार्ट में। सबसे फर्स्ट इज संधि। ठीक है, संधि को समझते हैं। संधि के अंदर बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, हम ग्रामर के सारे पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे, जो जो आने के चांसेस है वो सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगी और कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी, जो कि आपको जैसे ही लेक्चर में आप जैसे ही ये क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, आप वीडियो को पॉज करेंगे, आप फटाक से आंसर करेंगे। ठीक है, ऐसे में मुझे भी पता चलेगा कि आपने कितनी चीजों को समझा है और कैसे आप आंसर क्विकली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे समझ में आता है किसी भी टीचर को कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताते रहना कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझा, कौन सा टॉपिक में डाउट है। इफ कोई भी डाउट है तो आप मुझे जरूर से इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको मेरी इंस्टा आईडी मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से आप मुझे फॉलो करेंगे और आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं कि मैम हमें इस टॉपिक में डाउट है, और मैं जरूर से ट्राई करूंगी कि उस टॉपिक के डाउट को मैं सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, ओके, दिस इज माई इंस्टा आईडी। इफ यू हैव एनी डाउट आप मुझे यहाँ पर डीएम कर सकते हैं। ठीक है, मैं जरूर से कोशिश करूंगी मैं रिप्लाई कर लूँ, या फिर अगर बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है तो मैं आप लोगों को स्टोरी के थ्रू रिप्लाई कर दूंगी। ओके, चलिए सो स्टार्ट करेंगे हमारा लेक्चर आज का, जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं हमारा संधि। ठीक है, संधि, संधि क्या होता है बच्चों? जब भी आप कुछ बातें बोल रहे हैं, ठीक है, जब भी आप कुछ बातें बोल रहे हैं तो इसके अंदर क्या आ जाता है? स्वर आता है, व्यंजन आता है, ठीक है, विसर्ग आता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये सारे संधि है। ठीक है, संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके, चलो सो स्वर संधि देख लेते हैं। स्वर संधि वेरी इजी टॉपिक। ठीक है, ये स्वर संधि के अंदर क्या होता है? 2 स्वर के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? जब 2 स्वर एक दूसरे से मिलते हैं और उस टाइम पर जो वर्ड निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, इतना सारा कंफ्यूजन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या समझना है आपको? स्वर संधि के अंदर आपको किस तरह के एग्जाम्पल आ सकते हैं? देखो, दया प्लस आनंद। ठीक है, आई होप सो आपको विजिबल होगा, बहुत अच्छी तरह से क्लियरली दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा और जूम आउट कर लेती हूँ।
ठीक है, जूम कर दिया थोड़ा सा, समझ रहा है? अभी आपको दिख रहा होगा, यस अभी मुझे तो यहाँ पर एकदम बराबर से क्लियर दिख रहा है, आई होप सो आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, दया प्लस आनंद, दया प्लस आनंद को क्या कर दिया हमने, जोड़ दिया। ठीक है, दो स्वरों को एक साथ में जोड़ दिया और इससे क्या निकला, दयानंद। क्या निकला यहाँ पर, दयानंद। ठीक है, उसी तरह से धर्म प्लस अर्थ, ठीक है, धर्म प्लस अर्थ, यहाँ पर जो दो स्वर है वो एक साथ में मिले और यहाँ पर क्या बन गया, धर्मार्थ। क्या बन गया बच्चों यहाँ पर, धर्मार्थ। ठीक है, सो इसी तरह से आपको जैसे ही ये हमारा संधि का टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा, ये तीनों संधि को मैं बता दूंगी और उसके बाद मैं एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताने वाली हूँ आपको, जिससे आपको संधि को सॉल्व करना बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, सो बिल्कुल भी लेक्चर में बोर नहीं फील करना है, एकदम उमंग के साथ, जोश के साथ हमें सीखना है। सारे ग्रामर के 14 मार्क्स हमें लेके आने हैं किसी भी तरह से। अगर आप लोगों का इंग्लिश का पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं गया होगा या आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए होंगे, तो बस कोशिश करो कि हिंदी के अंदर आप अपना बेस्ट परफॉर्म करो। ठीक है, आप अपना बेस्ट दोगे तो भगवान की कृपा से आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, हाँ कहां पर थे हम, यस सो ये स्वर संधि हो गया। अब हम बढ़ेंगे किसके तरफ, व्यंजन संधि की तरफ। ठीक है, व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि में क्या होता है बच्चों, मैं एक बात बताने वाली हूँ, आप लोगों को एंड में बताऊंगी। ठीक है, व्यंजन संधि के अंदर हमें क्या ध्यान में रखना होता है, जब व्यंजन व स्वर, जब व्यंजन और स्वर अथवा व्यंजन और व्यंजन के योग से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहते हैं, जब स्वर और व्यंजन साथ में मिलते हैं या फिर व्यंजन और व्यंजन साथ में मिलते हैं और उसके बाद जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। हमें इतना ज्यादा डीपली नहीं जाना है, हमें बस यहाँ पर समझना है कि व्यंजन संधि में किस तरह के एग्जाम्पल आते हैं। दीक प्लस अंबर क्या हो गया, दिगंबर। कैसे हो गया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा गाइस आप लोगों को, ये लाइन आई होप सो आप सभी को विजिबल होगा। ठीक है, जब भी याद रख लेना है कि स्वर संधि एक ऐसी संधि होती है जिसके अंदर आपको एकदम सिंपलिसिटी दिखाई देगा। ठीक है, जिसके अंदर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा है, बस एकदम सिंपल सा दिखाई दे रहा है। वर्ड्स, दो स्वर आपको आपस में मिलकर एक नॉर्मल वर्ड, एक विकार उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। बट जब आप व्यंजन संधि की बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, ये एक चिन्ह दिखाई देगा आपको। ठीक है, ये एक चिन्ह दिखाई देगा आपको। याद रख लेना है कि ऐसा चिन्ह जब भी आपको दिखाई दे रहा है वो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ऐसा चिन्ह आपको विसर्ग संधि और स्वर संधि इसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। ये वाला जो चिन्ह है ये आपको कहां पर दिखाई देता है, ओनली इन व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, याद रख लेना है, ये वाला चिन्ह प्लस ये जो भी वर्ड यहाँ पर आ रहा है दोनों को मिलाना है और आपको यहाँ पर आंसर आपका लिख देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल, सत प्लस आचार क्या हो जाएगा, सदाचार। क्या हो जाएगा, सदाचार। यहाँ पर सत प्लस जन क्या हो जाएगा, सज्जन। क्या हो जाएगा, सज्जन। ठीक है, सो इस तरह के एग्जाम्पल दिखाई देंगे। व्यंजन संधि को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है कि ये व्यंजन संधि को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ठीक है, यही मुझे आप लोगों को बताना था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको याद रहेगा तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं मेरे एग्जाम में इसी तरह से लर्न करके जाती थी कि स्वर संधि के अंदर कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। व्यंजन संधि के अंदर वर्ड नीचे में एक डंडा रहेगा। ठीक है, उसे हमें याद रख लेना है कि ये वाला वर्ड आया इस तरह से, अगर ये हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है तो ये कौन सा संधि होगा, ये व्यंजन संधि होगा। ठीक है, और उसी के साथ विसर्ग संधि को कैसे याद रखेंगे, डबल डॉट। ठीक है, डबल डॉट आपको कोलन दिखाई दे रहा है, विसर्ग चिन्ह दिखाई दे रहा है, बस खत्म। वहीं पर हम समझेंगे कौन सी संधि है, ये विसर्ग संधि है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विसर्ग संधि के अंदर, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विसर्ग, ये वाला जो ये विसर्ग, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है गाइस, आई होप सो आप सबको दिखाई दे रहा होगा। ये जो चिन्ह है विसर्ग, ये विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, ये वाला चिन्ह मतलब कि ये वाला चिन्ह स्वर या व्यंजन के बाजू में आने पर जो उसके अंदर चेंजेस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। ठीक है, and if you want this
पीडीएफ, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए कंप्लीट ग्रामर का, अगर आपको पीडीएफ चाहिए देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। कमेंट में मुझे जरूर से बताओ कि मैम हमें ये पीडीएफ चाहिए, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगी आपके तक इस पीडीएफ को पहुंचाने की, ठीक है। चलिए, सो ये हो गया हमारा विसर्ग संधि, ठीक है, इसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखेंगे इसका कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे ही आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लियर कट समझ में आने वाला है। कैसे समझ में आएगा? क्या है यहाँ पर? ये रहा आपका एक शब्द, ठीक है। क्या है ये शब्द? तप, ठीक है। क्या है ये? तप। अब तप के बाजू में, इस तप के बाजू में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है? विसर्ग चिन्ह, ठीक है। तो हमें क्या बोला हुआ था? कोई स्वर हो या कोई व्यंजन हो पर उसके बाजू में अगर ये विसर्ग चिन्ह होगा, ठीक है, तो उनके साथ में मिलने से जो परिवर्तन दिखाई देगा उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं, ठीक है। तप, आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? कोलन दिखाई दे रहा है, मतलब कि विसर्ग चिन्ह दिखाई दे रहा है। तप विसर्ग चिन्ह बल, क्या हो रहा है यहाँ पर? तपोबल। क्या बन गया यहाँ पर? तपोबल। नी विसर्ग चिन्ह आशा, क्या हो जाएगा? निराशा। क्या हो जाएगा? निराशा, है ना। मन विसर्ग चिन्ह प्लस हर, क्या हो जाएगा? मनोहर। क्या हो जाएगा बच्चों? मनोहर। क्या हो जाएगा? मनोहर, ठीक है। मोस्टली यहाँ पर इस शब्द का जब परिवर्तन होता है, दोनों को मिलाने के बाद जब परिवर्तन होता है तो उसमें आपको ओ की मात्रा ज्यादातर या फिर आ की मात्रा ज्यादातर आ जाती है, ठीक है, चेंजेस में। जैसे देख सकते हो आप लोग, तप प्लस बल, क्या हो गया? तपोबल। क्या हो गया? तपोबल। नी प्लस आशा, क्या हो गया? निराशा। क्या हो गया? निराशा हो गया, ठीक है। उसके बाद मन प्लस हर, क्या हो गया? मनोहर, ठीक है। इस कोलन को याद रख लेना, ये आपको जैसे ही दिखाई दे दे तो आप समझेंगे कि कौन सा चिन्ह है, ये विसर्ग चिन्ह है, ठीक है। सो यही एक मेन आइडिया है, एक मेन ट्रिक है संधि को समझने का, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। संधि में 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से प्रकार होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। फटाफट से रिकॉल कर लेना है। स्वर संधि जिसके अंदर हमें एकदम सिंप्लिसिटी दिखाई देगा, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है, सिंप्लिसिटी। क्या दिखाई देगा? सिंपल वर्ड्स, स्वर संधि। उसके अंदर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ? व्यंजन संधि की तरफ, ठीक है। सेकंड टाइप ऑफ संधि व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर क्या होगा? जैसे ही हमें नीचे में, शब्द के नीचे में एक डंडा दिखाई देगा, उस मात्रा को हम क्या कहेंगे? विसर्ग संधि, सॉरी व्यंजन संधि, ठीक है। ये हमें जैसे ही दिखाई दे देगा, इन दोनों को मिलाकर जो भी शब्द उत्पन्न होगा वो क्या हो, कौन सी संधि होगा? वो व्यंजन संधि होगा, ठीक है। तो आप संधि के टाइप के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। संधि का प्रकार क्या होगा? वो व्यंजन संधि होगा। विसर्ग संधि के अंदर 2 डॉट याद रख लेना है ना। चलिए, आई होप सो आप सभी को क्लियर होगा बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ ग्रामर की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ ग्रामर क्या है? वाक्यों के प्रकार, ठीक है। वाक्यों के प्रकार, मोस्टली ये वाला क्वेश्चन आपको, ये जो संधि है, ये संधि वाला क्वेश्चन आपको मोस्टली 2 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज comes in your exam for 2 marks, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। सो ट्राई करना है, इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, कोशिश करनी है, सॉल्व करके आना ही है, ठीक है। याद रख लेना इस चीज को। ओके, नेक्स्ट ग्रामर टाइप इज अगेन फॉर 2 मार्क्स। ये जो ग्रामर का प्रकार है ये आपके एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए, पूरे 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको आता है आपके एग्जाम में। कंपलसरी क्वेश्चन है, डेफिनेटली आने वाला है। वाक्यों के प्रकार, ठीक है। वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप के वाक्य के प्रकार होते हैं, ठीक है। वाक्य के 2 प्रकार होते हैं। कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार होता है और दूसरा अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार होता है, ठीक है। आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अभी हम सबसे पहले देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार। रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम कवर करेंगे इन तीनों प्रकारों को। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। पहला वाक्य प्रकार सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, ठीक है। एकदम इजी वे में समझेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल,
मिश्र संयुक्त, सरल मिश्र संयुक्त, ठीक है। सरल वाक्य क्या होगा, एकदम सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सरल वाक्य क्या होगा, एकदम सिंपल सेंटेंस। जब आप मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को समझेंगे, ठीक है, तो आप सरल वाक्य को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो जल्दी जल्दी से समझते हैं। सरल वाक्य क्या होता है, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो रही होती है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं, ठीक है। एक ही मुख्य क्रिया, एक ही इंपॉर्टेंट काम चल रहा है जिस सेंटेंस के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य कहेंगे, ठीक है। क्या है सरल वाक्य, जैसे कि सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, ठीक है। ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सा सेंटेंस, इसके अंदर कुछ भी हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने नहीं मिल रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ सरल वाक्य, सरल वाक्य का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया, हाय कितना बुरा हुआ, ठीक है। सो ये एक सरल वाक्य के एग्जाम्पल थे। सरल वाक्य को समझना बस एक ही चीज है कि उसके अंदर आपको कुछ भी कोई काम हो रहा है, ऐसा आपको प्रिटेंड करना चाहते हैं वो कि कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे मिश्र वाक्य की तरफ। जब आप मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य को अच्छे से समझ जाएंगे तो आपको सरल वाक्य को कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलिए, मिश्र वाक्य क्या होता है, मिश्र वाक्य के अंदर एक प्रधान और शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, ठीक है। जैसे कि कैसे कहूँ मैं आपको, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला हुआ है, एक प्रधान वाक्य मतलब एक इंपॉर्टेंट वाक्य होता है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वाक्य होता है, और दूसरा क्या होता है, आश्रित, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है, आश्रित होता है उपवाक्य, ठीक है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कि कैसे कैसे वर्ड्स आएंगे मिश्र वाक्य के अंदर, कैसे शब्द आएंगे, जो, वह, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जहां, वहां, अगर, यदि, आदि, इस तरह वर्ड्स जब भी आपको सेंटेंस के अंदर दिख जाए तो समझ सकते हो कि ये कौन सा वाक्य होगा, ये होगा मिश्र वाक्य, ठीक है। मिश्र वाक्य के अंदर एक इंपॉर्टेंट वाक्य, दूसरा उस पर डिपेंडेंट शब्द, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट वाक्य, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट वाक्य, दूसरा उस पर डिपेंडेंट वाक्य, याद रखिएगा। उसके अंदर क्या हो जाएगा, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो जैसे तुम पढ़ाई करोगे वैसा ही तुम्हें मार्क्स मिलेगा, है ना, जैसे वैसे, है ना। तो ये क्या हो गया, ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। एक इंपॉर्टेंट वाक्य, जैसी पढ़ाई करोगे वैसा ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो उस तरह से ये डिपेंडेंट, ऐसा पढ़ाई करोगे ये मुख्य वाक्य हो गया, वैसा ही मार्क्स मिलेगा, वो क्या हो गया, इस पर डिपेंडेंट वाक्य हो गया, है ना। सो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ चलो, ये याद रख लेना, जो वहाँ, जितना, उतना, जैसे, वैसे, जहाँ, वहाँ, अगर, यदि, आदि, ये शब्द आपको मोस्टली आते हैं मिश्र वाक्य के अंदर, यही शब्द रहेंगे, याद रख लेना, यही शब्द रहेंगे, समझ जाना है मिश्र वाक्य है, ठीक है। सरल वाक्य सिंपल, मिश्र वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट वाक्य, ठीक है, एक वाक्य पे दूसरा वाला डिपेंडेंट है। संतरी को जैसे कहा गया था उसने वैसा ही किया, यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, संतरी नाम की एक लड़की है, संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया, ठीक है। संतरी को जैसा कहा गया था, ये प्रधान वाक्य, उसने वैसा ही किया, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट वाक्य, ठीक है। जितना काम करोगे उतना ही पैसा मिलेगा, जितना काम करोगे, जितना शब्द आया उतना ही मार्क्स, उतना ही पैसा मिलेगा, है ना। जितनी पढ़ाई करोगे उतना ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। जितना खाना खाओगे उतनी ही शक्ति आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक प्रधान वाक्य, दूसरा उस पर आश्रित वाक्य, ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। याद रहेगा, आई होप सो याद रहेगा आप सभी को, ठीक है। अगर इतना अच्छे से समझाने के बाद भी याद नहीं रहा तो मैं क्या करूं, मैं सोच रही हूँ ना, ये लेके आपके सर पे ऐसे टक 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 देना पड़ेगा फिर, ठीक है। याद रखना है, एक भी मार्क्स आपका जाना नहीं चाहिए। बहुत मैंने कोशिश की है आपको सिंपल वे में समझाने की, अब इससे ज्यादा सिंपल वे में आपको कोई नहीं समझाने वाला है, ठीक है। तो याद रखना है, बढ़िया तरीके से समझना है, कुछ भी डाउट हो कमेंट में बताना है, ओके। चलिए,
क्या क्या देखा हमने, फटाफट से रिकॉल कर लो, एक बार से याद कर लो क्या क्या हमने कंप्लीट किया। हमने सरल वाक्य कंप्लीट किया। सरल वाक्य क्या होता है, एक सिंपल काम हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, सरल वाक्य। ठीक है, सूर्योदय हो रहा है, ठीक है, सूर्यास्त हो रहा है, ठीक है, कुहासा जा रहा है, ठीक है, रामू कामू कोई भी नाम ले लो, वो स्कूल जा रहा है, सरल वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका मिश्र वाक्य हो गया। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक सरल वाक्य, मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस या दो से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस जुड़े होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि और, परंतु, तथा, आदि, फिर भी, किंतु, पर, तो, नहीं, तो, लेकिन। यहाँ पर क्या होता है, ये शब्द आएंगे। ठीक है, याद रख लेना है कि ये शब्द आपको दिखाई देंगे किसके अंदर, संयुक्त वाक्य के अंदर। संयुक्त वाक्य का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो समझ लो। आपको दो सरल वाक्य दिखाई देंगे, मतलब कि ना दो सिंपल नॉर्मल सेंटेंसेस दिखाई देंगे, बट उन दोनों को ना जॉइंट किया होता है। किस तरह से जॉइंट किया होता है, एक शब्द का इस्तेमाल करके। कौन से शब्द का, जैसे कि और, किंतु, परंतु, जो, ठीक है, यदि, वैसे, ऐसे, मतलब लाइक इस तरह के शब्द। यहाँ पर किंतु, परंतु, नहीं, तो, लेकिन, फिर भी, तथा, ऐसे करके ना दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, हेमंत ऋतु बीत गई। हेमंत ऋतु बीत गई, ये एक नॉर्मल सरल वाक्य हो गया, है ना। हमने सरल वाक्य देखा था, सिंपल सेंटेंस, मीना स्कूल गई। ठीक है, मीना स्कूल गई हो गया, सिंपल सरल वाक्य हो गया। बट अगर यहाँ पर हमें एक और सरल वाक्य दिया हुआ है और उन दोनों को जोड़ने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, जैसे कि हेमंत ऋतु बीत गई तथा वर्षा ऋतु आ गई। हेमंत ऋतु बीत गई, एक सिंपल सेंटेंस, हेमंत ऋतु बीत गई, एक सिंपल सेंटेंस, वर्षा ऋतु आ गई, दूसरा सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस, और दोनों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किसका किया गया है, तथा। इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है दो सरल वाक्यों को जोड़ने के लिए। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के अंदर क्या होता है, दो सरल वाक्य एक दूसरे से जुड़ते हैं किसी एक शब्द का इस्तेमाल करके, जैसे कि तथा, और, ठीक है, जो, पर, भी, ठीक है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके। सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने पढ़ाई किया था। मैंने पढ़ाई किया था, ये क्या हो गया, मैंने पढ़ाई किया था, एक वाक्य हो गया सिंपल, मैंने पढ़ाई किया था। सफल नहीं हो सका, सफल नहीं हो सका, क्या हो गया, ये सेकेंड सरल वाक्य। ठीक है, एक सरल वाक्य क्या है, मैंने पढ़ाई किया था, दूसरा सरल वाक्य क्या है कि मैं सफल नहीं हो सका। इन दोनों को जोड़ा हुआ है, इन दोनों को किस शब्द से जोड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ा हुआ है परंतु इस शब्द से। ठीक है, परंतु ये शब्द दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, दो सरल वाक्यों को जोड़ रहा है परंतु ये शब्द। मैंने पढ़ाई किया था परंतु सफल नहीं हो सका। मैंने पढ़ाई किया था परंतु सफल नहीं हो सका। ठीक है, दो वाक्यों को इसने जोड़ दिया। आई होप सो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो हमने यहाँ पर क्या कंप्लीट कर लिया, रचना के आधार पर वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। ठीक है, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ेंगे किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं, चार मिलाकर 8। ठीक है, कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। चलो फटाफट से आगे बढ़ेंगे, समझेंगे जल्दी से। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर, अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे ना कि बहुत ग्रामर लेंदी है, बहुत बोरिंग है, ऐसा लग रहा होगा ना, बट नहीं है बेटा। अभी ये जो 1-2 ग्रामर है ना, वही बस थोड़े से बड़े लेंदी है, बट उसके बाद से जब आप आगे बढ़ेंगे बहुत इजी ग्रामर है। कौन से है पता है, सहायकारी क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, हम सभी को आता है ना, सहायकारी क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, अवयव, ठीक है, और कारक, जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ग्रामर के टाइप से जो कि बहुत इजी है।
ठीक है। विराम चिन्ह ये तो बहुत ज़्यादा इजी है ना, पंक्चुएट जो सेंटेंस आता है ना तो आपको हिंदी में भी आता है ना, तो विराम चिन्ह हमें वहाँ पर लिखना रहता है। तो ये सारे ग्रामर लास्ट के बहुत इजी है, स्टार्टिंग में थोड़े से डिफिकल्ट है, तो बस आपको उतना ही लर्न करना है, उतना ही समझ के जाना है, ठीक है। लर्न भी कुछ याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, मैंने जैसे समझाया है समझ लो, ठीक है। अगर भूल रहे हो तो फिर से 2x की स्पीड में एक और बार या अच्छे से सुन के लर्न करने की कोशिश कर लो, ठीक है। याद कर लो उस चीज़ को कि हाँ ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, मीनिंग समझ लिया, खत्म आपका काम, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, आप लोग कमेंट जरूर से करते रहना है कि क्या नहीं समझा, ठीक है। चलो हाँ, कहाँ पर थे हम? अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ये तो इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं, ठीक है। चलो फिर भी बता देती हूँ आप लोगों को। अर्थ के आधार पर वाक्यों के 8 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं? पहला प्रकार विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य, विधानार्थक वाक्य ऐसा वाक्य होता है, और सुनो आप लोगों को ये याद रख लेना है कि ये दोनों प्रकार आएंगे एग्जाम में, ठीक है। आपको वाक्य के प्रकार में दोनों प्रकार के वाक्य आएंगे। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे पता है आपको? वाक्य के प्रकार, रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, ठीक है, या फिर अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार, दोनों में एक एक सेंटेंस दिया रहेगा। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखो, ठीक है, उसके अंदर आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा। अब आपको आइडेंटिफाई करना है वो सरल वाक्य है, संयुक्त या मिश्र, कौन सा वाक्य है वो आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है, ठीक है। उसी तरह से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखो। अर्थ के आधार पर भी वाक्य के प्रकार आएंगे, एक सिंपल सेंटेंस रहेगा, उसमें आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा वाक्य का प्रकार होगा, ठीक है। चलो सबसे पहला विधानार्थक वाक्य, अगेन सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जैसे सरल वाक्य था ना, वैसे ही सिंपल सेंटेंस। जब आप बाकी सारे समझ जाओगे ना वाक्य के प्रकार, तो आपको विधानार्थक वाक्य इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे जो वाक्य के प्रकार होते हैं ना उसके अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट वाक्य का प्रकार क्या है? निषेधार्थक वाक्य। पहला विधानार्थक वाक्य। विधानार्थक वाक्य क्या होता है? एक सिंपल सरल वाक्य, ठीक है, एक सरल वाक्य जिसमें किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो रही हो, किसी भी सिंपल सा जानकारी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ सर्दी अच्छी है, यहाँ सर्दी अच्छी है, ठीक है। राहुल स्कूल जा रहा है, राम जी अयोध्या में रहते थे, राम जी अयोध्या में रहते थे, ठीक है। ये क्या हो रहा है? एक सिंपल सेंटेंस आपको पता चल रहा है, इसके अंदर कुछ भी हमें एक्स्ट्रा नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा वाक्य होगा? विधानार्थी वाक्य, ठीक है। उसके बाद निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य कोई भी चीज ना होने वाली है, ठीक है, कोई भी चीज नहीं होने वाली है, ऐसा आपको समझ में आए सेंटेंस में। जैसे कि जिस वाक्य में न होने का या न करने का बोध होता हो, कोई नेगेटिविटी होती है ना, ये चीज नहीं होगा। लाइक पोपटलाल, यू नो पोपटलाल, कौन है पोपटलाल? पता होगा ना, है ना, पोपटलाल कौन है पता है ना। वो कैसे बोल देता है ना, हमेशा नेगेटिव वाली बातें करता है, नहीं वाली। तो वही आपको सेंटेंस के अंदर जब भी ना होने का बोध होता हो सेंटेंस के अंदर, तो क्या समझोगे? ये कौन सा वाक्य है? निषेधार्थक वाक्य है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी, ठीक है। किसान अपना ईमान नहीं बेचेंगे, किसान अपना ईमान नहीं बेचेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज नहीं होने वाला है, ठीक है, नहीं होने वाला है। तो नहीं होने वाला है मतलब निषेधार्थक वाक्य, ठीक है। आई होप से समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा सा फनी करके आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आप बोर ना हो जाओ, क्योंकि अभी आपने एग्जाम लिखा है, अब कुछ बच्चे स्ट्रेस में होंगे, कुछ बच्चे खुशी में होंगे, है ना। तो सभी को अच्छे से ध्यान से नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि सारे पेपर अभी आपके बाकी ही है ना, बहुत सारे पेपर अभी बाकी है। तो बस ज़्यादा खुश भी नहीं होना है और ज़्यादा दुखी भी नहीं होना है, एकदम रेडी रहना है, नॉर्मल रहना है और अच्छी तरह से पेपर लिखना है, ठीक है। प्रश्नार्थक वाक्य सबसे इजी। प्रश्नार्थक वाक्य के अंदर क्या होता है? लास्ट में क्वेश्चन मार्क, कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा रहेगा, क्या समझोगे? प्रश्नार्थक वाक्य है, ठीक है। विधानार्थक वाक्य सिंपल सेंटेंस। निषेधार्थक वाक्य कोई भी चीज नहीं होने वाली है, वो समझ में आ रहा है, निषेधार्थक वाक्य। तीसरा क्या है? प्रश्नार्थक वाक्य। प्रश्नार्थक वाक्य क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नार्थक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल, क्या दादी आ गई? क्या दादी आ गई? क्या तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा गया है?
क्या हमारे घर चलोगे, क्या तुम मेरे घर आओगे, बोलो बोलो। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाक्य इज आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा, इसमें किसी भी प्रकार की ना आज्ञा दी जा रही है, कोई ऑर्डर दिया जाता है, ठीक है, कोई ऑर्डर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आज्ञा और प्रार्थना का बोध हो, जब आज्ञा और प्रार्थना का बोध होता है, जैसे कि लाइक मुझे एक गिलास पानी दे दो प्लीज, ठीक है, एक तरह से ये क्या हो गया, प्रार्थना हो गई, ठीक है। आज्ञा, ओए एक गिलास पानी दे, क्या है ये आज्ञार्थक वाक्य है, मैंने आपको ऑर्डर दिया है। आप सभी को बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना है हिंदी के अंदर, ठीक है। ये क्या है, दिस इज माई ऑर्डर टू यू, है ना, आप लोगों को ऑर्डर दे रही हूं मैं। तो ये क्या है, ये एक ऑर्डर या प्रार्थना की जाए तो उसे हम लोग आज्ञार्थक वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए, मुझे एवरी वीक एक लेटर जरूर से भेज देना, ठीक है। तो ये क्या है, मुझे हर सप्ताह एक चिट्ठी जरूर से भेज देना, है ना। आप मुझे चिट्ठी ना भेजो, आप बस मुझे कुछ डीएम कर दो, ठीक है, कुछ स्टोरी लगा दो बस हर हफ्ते, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से क्या बोला गया है, एक ऑर्डर दिया गया है, ठीक है, और एक रिक्वेस्ट की जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आज्ञार्थक वाक्य। देखा, बहुत ज्यादा इजी था, है ना, बहुत ज्यादा इजी है ये, अर्थ के आधार पर वाक्य बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट इज इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य क्या होता है, इसके अंदर हम किसी प्रकार की इच्छा प्रकट करते हैं, ठीक है। हे भगवान, मेरे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है, ये क्या है, ये मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा है किससे, भगवान जी से, कि भगवान बच्चों का पेपर बहुत ज्यादा अच्छा जाए, सभी को 90 प्लस आ जाए, 90 प्लस या फिर ठीक है ज़्यादा हो गया क्या नहीं 95 प्लस भी आ जाए कुछ लोगों को जो अच्छी से मेहनत कर रहे हैं, और बाकी सबको बस भगवान पास कर देना किसी भी हालत में, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, ये मेरी इच्छा है ना। तो जब वाक्य में इच्छा, कामना, आशीर्वाद आदि का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, इच्छार्थक वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु आपकी कामना पूरी करे, प्रभु आप सभी की कामनाएं पूर्ण करे, ठीक है। तो ये क्या है, ये है मेरी इच्छा, किसके लिए है, आप सभी के लिए है, कि भगवान आप सभी के पेपर बहुत अच्छे जाए, ये क्या है, मेरी कामना है, मेरी इच्छा है, ठीक है, और मेरा आशीर्वाद है कि आप बहुत अच्छे से पेपर लिखो, ठीक है। मुझे परीक्षा में प्रथम आना है, आप सभी की इच्छा होगी ना, हाय मेरे को तो फर्स्ट आना है बस किसी भी हालत में, मुझे तो 90 प्लस लाना है, मुझे तो 95 प्लस लाना है, ठीक है, कुछ को 99% लाना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये उनकी इच्छा है, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको इच्छार्थक, आई होप सो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक वाक्य, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना। संदेह, एक तरह से संदेह हो रहा है किसी चीज़ के होने का, ठीक है, किसी चीज़ के होने का। लाइक अगर आप बारिश के मौसम में घर से बाहर निकल रहे हो, ठीक है, और आपने काले काले घने बादल देखे तो आपको क्या होगा, डाउट होगा, है ना, संदेह हो रहा है यार बारिश होने के कुछ तो चांसेस है ना, तो आप छाता लेके जाओगे। तो ये क्या है, एक तरह का संदेह हो रहा है आप लोगों को। जब भी संदेह या शंका हो, जब भी संदेह या शंका हो तो उसे हम क्या कहते हैं, संदेहार्थक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर तो शायद मेरी किताब में मिल जाए, उत्तर तो शायद मेरी किताब में मिल जाए। शायद गरीब भूख के कारण श्रम कर रहा है, शायद ये गरीब भूख के कारण श्रम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह का संदेह मिल रहा है उनको, ठीक है। किसी को हम कुछ काम करते हुए देखते हैं ना तो हमें लगता है ना कि हाँ ये शायद इस चीज़ के लिए कर रहा होगा, शायद मेरी बुक में ये आंसर मिल जाए, शायद मैं पास हो जाऊँ, शायद मैं फेल हो जाऊँ, शायद मैं यूपीएससी क्रैक कर जाओ है ना। सो ये एक संदेह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज संकेतार्थक वाक्य। संकेतार्थक वाक्य, जब भी वाक्य में संकेत या अपेक्षा को बोध होता हो, ठीक है, जब भी आपको कोई संकेत मिल रहा है, ठीक है, या कोई अपेक्षा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संकेतार्थक वाक्य कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्या है ये,
मर गई गाय हमारी तो हम क्या करेंगे, अगर हमारी गाय मर गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको एक संकेत मिल रहा है कि लाइक अगर हमारी गाय मर गई तो हम क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर अच्छा काम करोगे तो मोहन मोहर छपवा दूंगी, ठीक है, मोहर छपवा दूंगी। अगर अच्छा काम करोगे तो मोहर छपवा दूंगी। जैसे कि अगर आप सभी ने 90 प्लस लाया या 95 प्लस लाया तो आप लोगों के बैनर लग जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से संकेत मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी राहुल भैया आएंगे और भैया आपको अनाउंस कर देंगे कि जो भी हमारे JR ट्यूटोरियल से पढ़ के 95 प्लस लाएंगे उनका हम बैनर बनवाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपको एक संकेत मिल रहा है कि आपको बैनर, आपका बैनर पे फोटो आने वाला है, क्या बात है ना। चलो सो लास्ट 8वां प्रकार है ना, बहुत ज्यादा इजी। अब बस आपको लास्ट 8वां प्रकार पढ़ना है, उसके आगे से हम बहुत इजी चीजें पढ़ने वाले हैं। विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयार्थक वाक्य क्या होता है, विस्मयार्थक वाक्य जब भी आप बहुत ज्यादा शॉक में आ जाते हो, ठीक है, या फिर जब भी आपको कोई चीज छी कितना गंदा है ऐसा लगता है, या फिर ओ माय गॉड वाव, इस तरह की जब आप इस तरह के रिएक्शंस जब आप लोगों के निकलते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। लाइक अगर आपने सांप देख लिया, ठीक है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा, ओ भाई, है ना, अरे बाप रे सांप, है ना, ऐसे हम देखेंगे ना, ओ माय गॉड वाह कितनी बड़ी बिल्डिंग है ना, इस तरह का हमारा रिएक्शन होता है ना। ओ माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, मेरे लिए आ रहा है ना, है ना, ओ माय गॉड माय टीचर कितनी सुंदर है ना। इस तरह से यहाँ पे जब आप रिएक्ट करते हो, इस तरह का शॉकिंग रिएक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विस्मयार्थक कहते हैं, ठीक है। विस्मयार्थक वाक्य, हर्ष शोक, हर्ष मतलब कि खुशी, ठीक है, शोक मतलब कि जब आप लाइक दुखी टाइप हो जाते हो ना, ओ हो कैसा हो गया उसके साथ, है ना, इस तरह का, ठीक है। शोक। विस्मय, विस्मय का मतलब छी कितना गंदा है ना। सो इस तरह का रिएक्शन विस्मय। घृणा, शी कितना गंदा नाला है ये, है ना, वो नालियाँ जब बहती रहती है और कुछ ऐसे जानवर जो हमें रास्ते पर गिर के कटे पटे मिलते हैं तो वो देख के कैसा लगता है, वो घृणा, है ना, वो आदि का बोध हो तो उसे हम लोग विस्मयार्थक कहते हैं, ठीक है। विस्मयार्थक कहते हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से और याद रख लेना है, विस्मयार्थक के अंदर आपको ये चिन्ह दिखाई देगा, विस्मयार्थक के अंदर आपको ये चिन्ह दिखाई देगा, लास्ट में दिखाई देगा या शब्द के बाजू में दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, अच्छा तुम इतना अच्छा गाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, अच्छा फूल अपनी रंग नहीं बेचेगा, फूल अपनी रंग नहीं बेचेगा। वाह क्या बात है, वाह कितना सुंदर घर है, वाह कितनी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये इस तरह का अगर आपको दिखाई दे तो क्या समझेंगे, विस्मयार्थक चिन्ह का, विस्मयादि बोधक वाक्य समझेंगे, ठीक है, विस्मयार्थक वाक्य समझेंगे, याद रख लेना है। प्रश्न चिन्ह में क्वेश्चन मार्क होगा, लास्ट में विस्मयार्थक में विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा, ठीक है, याद रख लेना है इसे, ओके। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बढ़िया तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया। चलो एक घूंट पानी मिल जाए मुझे बस, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओ माय गॉड मेरा गला सूख गया। चलो शब्द भेद, शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, 3 भेद है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है। अब ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका डिटेल लेक्चर अवेलेबल है हमारे JR ट्यूटोरियल के प्लेलिस्ट में जाइए, JR ट्यूटोरियल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, 10th का आपको 10th ग्रामर दिखाई दे देगा, ठीक है, 10th कंप्लीट व्याकरण, 10th कंप्लीट व्याकरण के अंदर आप जाएंगे, पूरे प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल में सारे ग्रामर के टॉपिक बहुत अच्छे से समझाए हुए हैं। तो अगर आपको संज्ञा नहीं आता, सर्वनाम नहीं आता, विशेषण नहीं आता, तो उन तीनों को आप डिटेल में देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर बहुत ही ऊपर से बताऊंगी क्योंकि ये इसके जो टाइप्स है ना बहुत लेंदी है, ठीक है। अगर हम उससे समझाने जाएंगे तो बस आज का लेक्चर परसों खत्म होगा। ठीक है, चलिए। सो संज्ञा क्या होता है,
संज्ञा किसी भी नाम, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। किसी भी नाम को, किसी भी प्लेस के नाम को, किसी भी जगह को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के भी कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 5 प्रकार होते हैं? व्यक्तिवाचक, किसी इंसान के बारे में है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक, कोई जाति को बता रहा है तो जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक, कोई भावना बताई जा रही है तो भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, सोने चांदी या किसी भी लिक्विड के बारे में बोला हुआ है तो द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक, किसी भी गुच्छे के बारे में, फ्लावर का गुच्छा हो गया या किसी भी समूह के बारे में बताया हुआ है तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ये संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ेंगे सर्वनाम की तरफ। सर्वनाम, जब भी हम संज्ञा की जगह पर जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? सर्वनाम के अगेन 6 प्रकार होते हैं। ठीक है, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 6 प्रकार? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब ये सर्वनामवाचक, ये सारे सर्वनाम के प्रकार होते हैं। ये सारे सर्वनाम के प्रकार मैंने डिटेल में समझाए हैं, आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर सर्वनाम में क्या क्या से कौन कौन से शब्द दिखाई देंगे तो आप समझेंगे सर्वनाम है उसने, कोई, आप, मैं, वह, वे, यह, जो, कौन। ठीक है, इस तरह के शब्द अगर आपको दिखाई देंगे तो आप क्या समझेंगे, ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अगर आपको नाम दिखाई दे देता है तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या है, संज्ञा है। बट नाम के जगह पे कोई इस तरह के शब्द दिखाई दे देते हैं, ठीक है, तो हम किसी क्या कहेंगे, उसे सर्वनाम कहेंगे। विशेषण, विशेषण किसी चीज की विशेषता के बारे में बताता है। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार गुणवाचक विशेषण, किसी गुण के बारे में बता रहे तो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहेंगे। दूसरा संख्यावाचक, किसी अमाउंट के बारे में, किसी चीज की संख्या के बारे में बताया हुआ हो तो उसे हम लोग संख्यावाचक कहेंगे। परिमाणवाचक, अमाउंट के बारे में, लाइक अमाउंट भी नहीं कह सकते, परिमाण, लाइक माप तौल हो गया। ठीक है, कि इतना इतना है, कोई चीज इतना है, आधा पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, परिमाण है ना। सो वो हो गया लाइक 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, ऐसे किलो हो गया। ठीक है, इतना ग्राम, इतना किलो। ठीक है, तो वो चीज अगर बताई हो तो उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। ठीक है, सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 विशेषण के प्रकार होते हैं। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, आगे के सारे ग्रामर बहुत इजी है, बस मस्त इजी पीजी सारे ग्रामर के टाइप्स को अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलो सबसे पहले 6वां ग्रामर। ठीक है, 6वां ग्रामर हम सीख रहे हैं। क्या है यहाँ पर? सहायककारी क्रिया। सहायककारी क्रिया क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब हम किसी भी सेंटेंस को, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए किसी स्पेसिफिक वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। लाइक देखो यहाँ पर एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। जो क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। ठीक है, कोई भाव या कोई चीज एक्सप्रेस करने के लिए मुख्य क्रिया जो मेन शब्द है, ठीक है, उसको हेल्प करती है कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को, उस वर्ड को, उस सेंटेंस को, उसकी भावना को आपके तक पहुंचाने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम सहायकारी क्रिया कहते हैं। जैसे कि सहायकारी क्रिया कहते हैं, ये क्रिया के विशेष भावों को दर्शाती है। ये क्रिया के अंदर जो विशेष भाव है उसे लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बच्चे मिट्टी में खेलने लगे। बच्चे मिट्टी में खेलने लगे, आपको ये सेंटेंस आ जाएगा कि बच्चे मिट्टी में खेलने लगे और इसमें से सहायकारी क्रिया ढूंढो। तो खेलना, खेलना क्या है? एक काम है। ठीक है, बच्चे मिट्टी में क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, तो खेलना एक काम हो गया। लगे, उस चीज में उस काम को करने लग गए है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे मिट्टी में खेलना, तो ये एक हमें लग रहा है कंप्लीट सेंटेंस नहीं, बच्चे मिट्टी में खेलने लगे। ठीक है, ये क्या कर रहा है? उसे हेल्प कर रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर सहायकारी क्रिया क्या आ जाएगा बच्चों? सहायकारी क्रिया खेलने का सहायकारी क्रिया, खेलने और लगे, ये क्या है? ये इसका सहायकारी क्रिया है। ठीक है, इसका मूल रूप क्या होगा? आपको मूल रूप भी लिखना है। ठीक है, मूल रूप क्या होगा इसका? खेलना, लगना। ठीक है, खेलना और लगना, ये क्या है? इसका मूल रूप है। बच्चे मिट्टी में खेलने लगे, बच्चे मिट्टी में खेलने लगे, इसको ये हेल्प कर रहा है। क्या हेल्प कर रहा है? खेलने ने
लगे, ये शब्द इसको क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है एक भावना को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं। ठीक है, ये चीज को हमें समझा रहे हैं। तो बच्चे मिट्टी में खेलने लगे, इसमें सहायकारी क्रिया क्या होगा, लास्ट का वर्ड देख लो। ठीक है, अगर कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट का जो वर्ड है वो क्या होगा, आपका सहायकारी क्रिया होगा। और उसमें से आपको मूल रूप समझ लेना है खुद से। कैसे समझेंगे मूल रूप, अगर खेलने हैं तो खेलना उसका मूल रूप हो जाएगा, लगे तो लगना उसका मूल रूप हो जाएगा। ठीक है, देखे तो देखना उसका मूल रूप हो गया, घूमे घूमना उसका मूल रूप हो गया, है ना, चले चलना उसका मूल रूप हो गया। सो ये क्या है, ये क्या है, उसका मूल रूप है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मूल रूप क्या होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, लक्ष्मी को बेच दो। ठीक है, बेच दो, लक्ष्मी को बेच दो। यहां पर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्मी को बेच दो। यहाँ पर बेच मीन्स लाइक लक्ष्मी क्या है, एक गाय का नाम है। ठीक है, उसे बेच दो, बेचना बेच देना। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, इस सेंटेंस को, इस भावना को एक्सप्रेस करने के लिए हमने लास्ट वाला बेच दो ये शब्द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, बेच दो, दो इस शब्द का इस्तेमाल किया। तो ये क्या है, इसका सहायक कार्य क्रिया क्या हो जाएगा, सहायक कार्य क्रिया हो जाएगा दो, इसका मूल रूप क्या हो जाएगा, देना। ठीक है, ये क्या है, इसका सहायकारी क्रिया और इसका मूल रूप देना। ठीक है, सो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सहायकारी क्रिया क्या होता है, उसका मूल रूप क्या होता है, आपको ये करना पड़ेगा कंप्लीट। ठीक है, सहायकारी क्रिया आपको अलग से लिखना पड़ेगा, उसका मूल रूप आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको इजीली 1 मार्क्स देके चला जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आपको ये ग्रामर आता है। नेक्स्ट ग्रामर बहुत ईजी है, बहुत मस्त है, ये वाला ग्रामर बहुत ईजी है, इसको समझने के लिए आपको मिनट भी नहीं लगने वाला है। ठीक है, कैसे, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर देखना दिखाना दिखवाना, जीतना जिताना जितवाना, उड़ना उड़ाना उड़वाना, चलना चलाना चलवाना, क्या होता है इसके अंदर, आपको ये इसका मूल रूप दिया रहेगा, आपको एग्जाम के अंदर मूल रूप दिया रहेगा। उस मूल रूप में से आपको क्या करना है, इसका प्रथम और द्वितीय, ठीक है, आपको लिखना रहता है कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक लिखो, द्वितीय प्रेरणार्थक लिखो। अब आपका मूल रूप क्या है, जीतना, तो प्रथम प्रेरणार्थक लिखने के लिए आप क्या लगाएंगे उसके अंदर, उसके अंदर आप लगाएंगे आ की मात्रा। ठीक है, आ की मात्रा मतलब कि ये, ठीक है, आ की मात्रा में लिख भी सकती हूँ आ। ठीक है, आ की मात्रा आपको याद रख लेना है कि ये आपको लगा देना है। जी, देखना तो क्या हो जाएगा, देखाना, और यहां पर वाना, याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू वांट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको याद रहेगा। देखना, देखना में क्या लगा दोगे, आ की मात्रा लगा दोगे तो आपका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आना, दिखाना, और दिखवाना, यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, वाना। बस इतना ही करना है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं करना है। प्रथम प्रेरणार्थक में आ की मात्रा जोड़ दो, द्वितीय प्रेरणार्थक में वाना ये शब्द को जोड़ दो। उड़ना, उड़ना, उड़ना का क्या हो जाएगा, आ की मात्रा लगा दिया तो उड़ाना, और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा, उड़वाना। ठीक है, जीतना, जीतना का क्या हो जाएगा, जिताना, और लास्ट में द्वितीय प्रेरणार्थक में जितवाना। ठीक है, चलना, चलना का क्या हो जाएगा, चलाना। ठीक है, बीच में आपको आ की मात्रा जोड़ देनी है, याद रखना है, ये जितवाना है ना, इजी है। तो ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ये आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आएगा। ओके, याद रख लेना, इसे बढ़िया तरीके से लिखना है, कोई भी ग्रामर के टाइप को भूलना नहीं है प्लीज। ओके, बहुत मेहनत से समझा रही हूँ, प्लीज, हाँ प्लीज, भूलना नहीं, हाँ प्लीज। ठीक है, 1 मिनट, हाँ। ओह माय गॉड, मैं थक गई। चलो आगे बढ़ेंगे मुहावरे की तरफ। मुहावरे, मुहावरे के अंदर कुछ भी आपको ऐसा नहीं है कि मुहावरे के अंदर मैं आपको रट्टा मरा दूं या चीज़ों को समझा दूं। ठीक है, मुहावरे के अंदर समझाने जैसा कुछ है नहीं, मुहावरा आपको लर्न करना पड़ेगा। कारक, कारक जो होता है वो भी आपको लर्न करना पड़ेगा। सो मुहावरा, यहाँ पर मैंने मुहावरे के कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, आपको एग्जाम के अंदर ये मुहावरा आएगा, ये मुहावरा नहीं, हाँ नहीं तो नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट करने लगोगे कि नहीं आया, नहीं आपका बताया हुआ, ये नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, कोइंसिडेंस हो सकता है। ठीक है, बट मुहावरा आएगा, मुहावरे का अर्थ लिखोगे और उसका वाक्य में प्रयोग करोगे। ठीक है, जब भी वाक्य में प्रयोग कर रहे हो तो मुहावरे को आपको सेंटेंस के अंदर यूज करना है, ना कि उसके अर्थ को सेंटेंस के अंदर यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, हाथ
थामना, हाथ थामना, हाथ थामने का मतलब क्या होता है? सहारा देना। मैं रास्ते से गुजर रही थी और मीनू ने मेरा हाथ थाम लिया। मैं रास्ते से गुजर रही थी और मीनू ने मेरा हाथ थामा, हाथ थामा, ठीक है मीनू, समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं रास्ते से गुजर रही थी, मीनू मेरी फ्रेंड, उसने मेरा हाथ थामा, उसने मेरे को हेल्प किया, ठीक है। उसके बाद आंखें खुल जाना, आंखें खुल जाना, लाइक आंखें खुल जाने का अर्थ क्या होगा? सच्चाई पता लग जाना। क्या बता सकते हैं इसका सेंटेंस, क्या बना सकते हैं हम? आंखें खुल जाना, मैं जब परीक्षा में फेल हुई तो मेरी आंखें खुल गई, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो गया, मैं जब पेपर में फेल हुई तो मेरी आंखें खुल गई, सच्चाई सामने आ गई मेरे, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बनाएंगे और मुहावरे को आपको उसके अंदर यूज करना है। टांग अड़ाना, टांग अड़ाना, टांग अड़ाने का क्या हो सकता है मेरी फ्रेंड? टांग अड़ाना, टांग अड़ाने का क्या हो सकता है? अर्थ कार्य में बाधा देना। जैसे कि मीनू का एग्जांपल लेंगे कि मैं पढ़ाई कर रही थी, मीनू मेरे पढ़ाई करते टाइम टांग अड़ा रही थी, ठीक है। पढ़ाई करते टाइम मीनू मेरे पढ़ाई के समय टांग अड़ा रही थी, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा मुहावरा, उसका अर्थ और उसका वाक्य, ठीक है। चलिए जीत क्या है? निजात पाना, निजात पाना मतलब कि मुक्त होना, निजात पाना मतलब कि मुक्त होना, आजाद हो जाना, ठीक है। सो ये आपके कुछ मुहावरे, मुहावरों के कुछ अर्थ थे। इसको आपको वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, आप अपनी मर्जी से वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। इतना तो आपको मैंने सिखाया ही है, इतना तो आपको आता ही होगा, इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, मुझे भरोसा है कि आपको आता होगा, ठीक है। चलिए वाक्य शुद्ध करके लिखना, वाक्य शुद्ध करके लिखना। इसके अंदर आपको कोई शब्द गलत दिया रहेगा या गलत तरीके से लिख के दिया रहेगा, आपको उसको सही करना है, ठीक है। वाक्य शुद्ध करने में आपको इसी तरह से आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ, ठीक है। ऐसा सेंटेंस आएगा ना, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ या मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, ठीक है, मैं मेरे देश से प्यार करता हूँ या करती हूँ। उसके बाद तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। तुम तुम्हारे घर नहीं, तुम अपने घर जाओ, ठीक है। हमने क्रिकेट का मैच हमने क्रिकेट का मैच देखी, हमने क्रिकेट का मैच देखा, ठीक है। जब आप उसको सही कर दोगे, इस गलत वाले शब्दों को जब आप सही करेंगे, देखा, ठीक है, मैंने क्रिकेट का मैच देखा। उसके बाद तुम तुम्हारे घर जाओ, तुम अपने घर जाओ, अपने आ जाएगा यहाँ पर। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, ऐसा सेंटेंस आएगा और आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको रीराइट करना है, याद रख लेना। मैं अपने टांगों के ओर देखता हूँ, टांगों की ओर देखता हूँ, इसको आप सही करके बताएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्रामर इज अवयव। अवयव क्या होता है? अवयव के अंदर आपको कुछ भी सोचने या समझने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अवयव के अंदर क्या आएगा, आपको ना कोई भी रैंडम शब्द दे देंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको रैंडमली शब्द दे दिया है तथा, अब इसका यूज करो और तथा का यूज करके मेरे को एक सेंटेंस बना दो। क्या यूज करोगे? मैं तथा मेरे मित्र घूमने गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया? तथा, इस शब्द का इस्तेमाल कर लिया। तथा क्या था? अवयव था, अवयव का इस्तेमाल करके सेंटेंस बना लिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, आपको ये कुछ शब्द आएंगे एग्जाम के अंदर, कौन कौन से शब्द आने के चांसेस है मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे कि जब ये शब्द आ सकता है, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, अब, क्यों, वहां, ठीक है, अरे, ओहो, तथा, एवं, किंतु, परंतु, इसीलिए, बाकी।
इस तरह के कोई भी शब्द आपको आ सकते हैं, एक ही कोई शब्द आएगा आपको, उस शब्द से आपको क्या कर लेना है, अवयव, अवयव का ये शब्द है, ठीक है, ये अवयव के शब्द से आपको एक सेंटेंस बना लेना है, मीनिंगफुल सेंटेंस जिसके अंदर ये शब्द इस्तेमाल हो जाए, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपको और दे दिया, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको और दे दिया, और ये शब्द मैंने आपको दिया है, मैंने इसका एग्जाम्पल दिया, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में और का दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे। कैसे, मेरी सॉरी, हाँ, मीरा ने खाना, मीरा ने क्या है, हाँ, खाना सूंघा, ओके, मीरा ने खाना सूंघा, यहाँ पर मुझे क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं दिख रहा। मीरा ने खाना सूंघा, फिर उसकी ओर निराशा से, और उसने, और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। ओके, मीरा ने खाना सूंघा और उसकी ओर निराशा से देखने लग गई। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाया हमने कि मीरा ने खाना देखा और उसकी ओर निराशा से देखने लग गई, ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या लगाया, और इस शब्द का इस्तेमाल किया, हो गया हमारा अवयव खत्म। नेक्स्ट इज साथ, ठीक है। साथ का क्या, हमने यहाँ पर चारू पापा के साथ घूमने गई, चारू पापा के साथ घूमने गई, मैं मेरे मित्रों के साथ घूमने गई, मैं राजू के साथ पढ़ाई कर रही थी, ठीक है, मैं मेरे दोस्तों के साथ कॉलेज गई। साथ ये शब्द आ गया ना, खत्म, आपका अवयव खत्म, है ना। इजी, बहुत इजी है ना, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट, प्रेरणार्थक मैंने आपको पढ़ा दिया है, मैंने दोबारा से यहाँ पर अटैच कर दिया था इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट इज कारक। कारक ये जो है, ये कारक का आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अगर चाहिए तो ये फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो कारक है ना, ये आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये कर सकती हूँ कि मैं आपको एक बार बता दूँ यहाँ पर कारक आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। कारक को आपको याद करना है। कैसे याद करेंगे आप, इसे आप एक लाइक बोलते हैं ना, सुर ताल में याद करेंगे। कैसे याद करेंगे, चलो मेरे साथ में दोहराओ, जोर से बोलो। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, संबंध का, के को, रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे अजी अहो। सो ये एक वे ऑफ लर्निंग है जो हम कारक को लर्न करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। कारक के अंदर क्या होता है, ये जो शब्द यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये शब्द आपको सेंटेंस के अंदर दिया रहेगा। एक सेंटेंस है, सेंटेंस के अंदर आपको ये शब्द दिया रहेगा, जैसे कि से ये शब्द दिया रहेगा। अब इस शब्द को, ये शब्द कहाँ पर आता है, कौन से कारक में आता है, करण कारक में भी आता है, और कौन से कारक में आता है, अपदान कारक में भी आता है। पर करण कारक में जब अब ये शब्द आता है तब क्या होता है, क्रिया के साधन के अर्थ में, क्रिया को लाइक कोई काम हो रहा है, क्रिया के साधन के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया है। पर अपदान कारक में क्या हुआ है, किसी वस्तु से अलग होने का भाव, उस टाइम पे से का इस्तेमाल किया जाए। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। ये अगर आपने लर्न नहीं किया तो इसके अंदर कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। सो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कारक आपको अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा। कारक के अलावा मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से बता सकती हूँ, समझा सकती हूँ, पर कारक जो है वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। कर्ता ने मतलब कि कर्ता, यहाँ पर क्या होगा, क्रिया को करने वाला, ठीक है। क्रिया के करने वाला एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस के अंदर आपको ने ये शब्द दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कौन सा कारक होगा, ये कर्ता कारक होगा, ठीक है। बस इतना ही रहता है इसके अंदर, ओके। अगर आपको कारक का डिटेल लेक्चर चाहिए तो कारक के विथ एग्जाम्पल के साथ मैंने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है कारक के अंदर, तो आपको उसके लिए डिटेल लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, तो आप जरूर से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा उसका, ओके। चिन्ह, विराम चिन्ह, ये सारे कुछ विराम चिन्ह है। कौन कौन से विराम चिन्ह है, ये विराम चिन्ह आपको एग्जाम में आएंगे, ठीक है। कौन से विराम चिन्ह, 2 मार्क्स के लिए आपको विराम चिन्ह आते हैं, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन मार्क वाला चिन्ह सबसे इजी है, ठीक है। आपको सेंटेंस के अंदर 2 तरह से आ सकता है। एक तो आपको विराम चिन्ह का नाम लिखने के लिए आ सकता है, जैसे कि आपको ये एक चिन्ह दे दिया, जैसे कि आपको एक ये कहा गया, जैसे कि आपको एक ये चिन्ह दे दिया, ये एक चिन्ह दे दिया, आपको बोला नाम लिखने के लिए क्या लिखेंगे आप, दोहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है, दोहरा अवतरण चिन्ह। अगर आपको ये चिन्ह दे दिया, क्या लिखेंगे आप इस चिन्ह का नाम,
विस्मयार्थक चिन्ह, है ना। अगर आपको ये चिन्ह का नाम बोल दिया, क्या लिखेंगे आप इस चिन्ह का नाम? प्रश्नार्थक चिन्ह, ठीक है। सो आपको इस तरह से चिन्ह दे देंगे, ठीक है, उस चिन्ह का नाम लिखने के लिए आ जाएगा। या फिर आपको इस तरह से दे सकते हैं कि पंक्चुएट द सेंटेंस, इंग्लिश के अंदर आता है ना, उसी तरह से विराम चिन्ह का उपयोग करके वाक्य फिर से लिखो, इस तरह का आपको आ सकता है। तो आप एक पूरा सेंटेंस दिया रहेगा आपको, उस पूरे सेंटेंस के अंदर जब भी अगर आपको ऐसा फील हो कि इस टाइम पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको, जब भी मैंने विस्मयार्थक विस्मयादिबोधक समझाया था, तभी मैंने आपको समझाया था ना, जब आपको शॉकिंग या हैप्पी या घृणा या शोक इस तरह का शब्द अगर दिखाई दे रहा है या इस तरह की फीलिंग आपको दिखाई दे रही है सेंटेंस में, तो कौन सा होगा? विस्मयार्थक। तो वहां पर आप विस्मयार्थक चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको सेम टाइप के 2-3 शब्द दिए, तो उनको अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉमा का यूज करते हैं, है ना। सो यहाँ पर हम वही चीजें आपको बस ध्यान में रखना है, उसके अलावा नथिंग एल्स, ठीक है। ये क्या है आपका? लास्ट में जब भी हमारा हिंदी का सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम क्या यूज करते हैं? पूर्ण विराम, ठीक है, कॉमा, अल्प विराम, ठीक है। कॉमा जब एक ही टाइप के, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम दिया है, तो हम कॉमा का यूज करेंगे उसको सेपरेट करने के लिए, है ना। अर्धविराम, अर्धविराम एक ही चीज है, उस चीज के बारे में हमें पूरा, मतलब अलग अलग चीजों के बारे में हमें, डिफरेंट चीजों के बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा? अर्धविराम यूज होगा। प्रश्नार्थक, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्नार्थक चिन्ह। योजक चिन्ह 2 शब्द है, जैसे तैसे, जैसे जैसे, या फिर कुछ ऐसे शब्द, अगर 2-2 शब्द दिए हुए हैं, उनके बीच में ऐसे हल्का सा डैश होता है, उसे हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। विस्मयादि बोधक चिन्ह या फिर विस्मयादि सूचक चिन्ह, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है ये कहाँ पर यूज होता है। अरे बाप रे, ओ माय गॉड इंग्लिश में होगा, अरे बाप रे, ओ हो, वाह, ठीक है। इस तरह के शब्द के बाजू में आप क्या लगाएंगे? इस चिन्ह को लगाएंगे। एक हरा अवतरण चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। किसी चीज को हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं ना, कोई स्पेसिफिक चीज अगर सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, कोई स्पेसिफिक कॉलेज का नाम मेंशन है या किसी पर्सन का नाम मेंशन है, तो वहां क्या करेंगे? हम एक हरा अवतरण चिन्ह में लिखेंगे या दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखते हैं, ठीक है। सो एक हरा अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, ये क्या है? विवरण चिन्ह, ठीक है, विवरण चिन्ह। उसके बाद कोष्टक, कोष्टक का इस्तेमाल करना पता होगा आप लोगों को, और ये आता नहीं है, ठीक है। सो ये कुछ विराम चिन्ह थे। आई होप सो आप सभी का यहाँ पर 14 मार्क्स का, 14 मार्क्स का कंप्लीट ग्रामर हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आप सभी को ये सारे ग्रामर बढ़िया तरीके से समझे होंगे। मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया, आप लोगों को जितना हो सके उतना ईजी वे में मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप सो आप सभी को समझ में भी आ गया होगा। कॉमेंट सेक्शन में बस एक प्यार से ज़रूर से बता देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हैं। इंस्टा की आईडी मैंने स्टार्टिंग में दी हुई थी, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ये मेरी इंस्टा आईडी है। बस कोशिश करनी है आपको कि सारे लेक्चर्स को बढ़िया तरीके से देखना है, समझना है और अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 14 मार्क्स आपका आपके हाथ से कोई नहीं ले सकता अगर आपने ये सारे ग्रामर को बढ़िया तरीके से समझ लिया तो, ठीक है। अगर अभी भी लेक्चर में डाउट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से एक बार लेक्चर देख लो ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर कट समझ में आ जाए। ओके, जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। सभी को प्रिपरेशन में हेल्प करनी है ना, तो सबको शेयर जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन अनदर लेक्चर।